क्वेश्चन बैंक आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस, पेज नंबर 147। ट्रिकी कंसेप्ट रहने वाला है। गुड मॉर्निंग संतोष जी, आपकी मॉर्निंग 11 मिनट लेट हो रही है। पेज नंबर 147, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बहुत बड़ा बाउंसर रहने वाला है। सबसे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था गारंटीज़ और मैंने कहा था हम एंड में देखेंगे गारंटीज़ को। उस समय आ गया है कि हम गारंटीज़ को समझें कि गारंटीज़ में ऐसा क्या होता है और गारंटीज़ क्यों कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होने के बाद भी इस चैप्टर के अंदर में आती है। कब आती है वो देखना है हमको। चलो, वैसे ही क्वेश्चन काफ़ी हद तक इंडिया 115 से रिलेटेड है, लिंक्ड है। 1 April 2001, सन लिमिटेड गारंटीज 10 लाख रुपीज लोन of subsidiary Moon Limited, which bank STDK has provided 3 years 8% गारंटी 10 लाख की है, सब्सिडियरी के लिए ली गई है। ठीक है, बैंक का नाम को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी। पेज नंबर 147, आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस, नॉट फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल। इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर and principal is repaid at the end of long term. Basic question है, bullet payment वाला। If STDK had not issued the guarantee, if Sun Limited had not issued the guarantee, bank would have charged 11% interest. चलिए, Sun Limited did not charge anything to Moon Limited. अब मुझे एक बात बताइए, कल जाके मुझे अगर कोई बैंक लोन लेना है और बैंक बोलती है 11% का इंटरेस्ट, और फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं यार थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम करो, और उन्होंने कहा एक काम करो आप गारंटी लेके आओ, गारंटी, और आप मेरे बिहाफ में गारंटी दे रहे हैं आप, ठीक है, तो क्या कुछ कमीशन चार्ज करोगे गारंटी का कि नहीं करोगे चार्ज? बोलो कि ऐसी को दे दोगे गारंटी? अरे सुमित सर क्या बात है, दे देते, अब भी देते गारंटी। बोलो कुछ कमीशन चार्ज करोगे कि ऐसे ही गारंटी दे दोगे? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, अरे सीधा कंक्लूजन पे मत आओ ना एडीजी, रुको तो सही। 30,000, ये देखो, मानना ही नहीं है यार बिल्कुल। 30,000 रुपये चार्ज करेंगे, यस चार्ज करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे। ये 30,000 रुपये डिसाइड कैसे किया उर्वशी जी आपने? ठीक है, तो अब इसी बात है, कमीशन तो चार्ज करोगे, फ्री में कुछ नहीं करोगे, क्योंकि गारंटी बहुत बड़ा रिस्क है अपने आप में। रिस्क ले रहे हो मतलब उसका कमीशन तो चार्ज करोगे ही करोगे, है ना? तो कितना कमीशन चार्ज करोगे, मैक्सिमम कितना कमीशन चार्ज करोगे, हम ये बात करते हैं यहाँ पे। भाई जितनी सामने वाले को सेविंग हो रही है, सुमित सारडा को सेविंग 3% की हो रही है, यहाँ पे अगर ऐसा सेम टू सेम है 8 और 11 3% की सेविंग करेंगे तो 3% का डिफरेंस जो बचने वाला है सुमित सारडा को, वो आपका मैक्सिमम कमीशन टू बी चार्ज रहेगा। 10 लाख रुपए के ऊपर अगर अपन 3% की बात करते हैं, 30,000 रुपये। अच्छा उर्वशी जी आपने ऐसे लाया था क्या? तो ये तो सिर्फ 1 साल का हुआ ना, ये तो सिर्फ 1 साल का हुआ, लोन तो 3 साल का है, गारंटी तो पूरे 3 साल की गई है। तो सुमित सारडा की सेविंग तो ना 30,000 रुपए की है। अब आप क्या करोगे, आप इसका आज के मार्केट रेट से प्रेजेंट वैल्यू ले लोगे। आज का मार्केट रेट अगर आपको चाहिए तो आज का मार्केट रेट आपके हिसाब से क्या है, 8, 11 या कुछ और? क्योंकि कुछ और तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं अज्यूम कर लूँ अपने हिसाब से, अपने मन से ले लूँ रेट, ठीक है। 11, कैवल्य जी और उर्वशी जी, 2 लोगों ने तो 30,000 रुपये की बात करी दी है ना? तो अभी मैं लोन लेने जाऊंगा तो आप दोनों का नाम तो ज़रूर दूंगा यार, मेरे को बहुत सस्ता पड़ेगा आप लोगों की गारंटी लेके बैंक में लोन लेना। बढ़िया, मेरा काम 30,000 रुपये में हो जाएगा यार, 3% इंटरेस्ट बच जाएगा। 11% से डिस्काउंट करेंगे, वेरी गुड, 11% से डिस्काउंट करेंगे, तो इसको डिस्काउंट करके निकालो तो सही, कितना वैल्यू आएगा, निकालो तो सही। एन्युटी फैक्टर यूज करना, ऐसा टेबल बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। हाँ, 73,311, समझा? अभी 2 लोग तो मेरे को यही काम 30,000 रुपये में करके देने को तैयार है, मैं तो इतना पे करने को तैयार था, तो मेरे को सस्ता पड़ेगा ना, तो मैं आप लोगों के पास जाऊंगा फिर गारंटी देना, जो लोग 73,311 से कम देंगे। सो दिस इज द गारंटी कमीशन दैट शुड हैव बीन चार्ज्ड, ठीक है। अब इसको इनकम में कैसे दिखाया जाता है? पैसा उठाना ही जा रहे तो अपने से क्यों लेगा वो? नहीं, मुझे समझा नहीं शुभम जी, क्या बोल रहे हैं आप? पैसा
उतना ही जा रहा है तो अपने से क्यों, अच्छा 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 अच्छा, वो बोलेगा यार सर 11% ही ले रहा है तो फिर कमीशन काय को देगा, है ना। इसके कई सारे रीजंस होते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि बैंक कभी कभी बोल देती है कि नहीं हम लोन देंगे ही नहीं बिना गारंटी के, लोन देंगे ही नहीं। ऐसे तो रेट रहता है 11%, मिल सकता है, पर बैंक मना कर देती है, बोलती नहीं देंगे हम आपको, लेके आओ गारंटी उठा के। तो ऐसा होता है कभी कभी, इसीलिए देना पड़ता है, मजबूरी की बात होती है और कुछ नहीं। तो देखिए ये मैंने क्या कहा शुभम जी, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। अगर इससे नीचे कोई गारंटी के लिए मान जाता है तो खुशी खुशी अपन लोग वो पैसे दे देंगे ना, अपने को दिक्कत क्या है। बस ये एक बेस आइडिया है, ठीक है। अब इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंड AS 115 बोलता है और ये वाला स्टैंडर्ड बताता है। 115 ने बोला ये आपकी रेवेन्यू है, इंड AS 115 ने बोला ये आपकी रेवेन्यू है। अब इसके आगे ये रेवेन्यू का रिकॉग्निशन पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे हम लोग हमारी रेवेन्यू दिखाएंगे। मुझे ये पैसा अगर पहले ही दिन मिल जाता है सुमित सारडा को, तो कोई पहले ही दिन ये पैसा सुमित सारडा अपने को रेवेन्यू में थोड़ी डाल देगा, क्योंकि 3 साल तक के रिस्क तो सुमित सारडा के ऊपर है। सुमित सारडा नहीं, सॉरी, आपने दिया था ना गारंटी, तो आप पहले ही दिन थोड़ी ये पूरा का पूरा पैसा रेवेन्यू में डाल दोगे 73,311। आपको तो 3 साल का रिस्क लेके बैठे हो, तो जैसे जैसे रिस्क कम होगी, कुंजम कुंजम रिस्क हर साल कम होते चले जाएगी, उतनी उतनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना, उतनी उतनी रेवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, समझा। अब देखो इसको अपन देखते हैं कि कैसे कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर। यहाँ सेविंग 30,000 है, यहाँ सेविंग 30,000 है, और यहाँ सेविंग 30,000 है। मैं एक लॉजिक बताऊंगा आप लोगों को, आप जो अनवाइंडिंग बोल रहे हैं एडीजी वो सही है, पर वो कंसेप्ट क्या है, इंस्टीट्यूट ने एक टेबल बना दिया, तो कंसेप्ट क्या है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज द 0 पॉइंट। आपने क्या किया, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आ गए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आ गए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आ गए, तो आपको एक अमाउंट मिल गया 73311। तो आज आपने इसको अपने बुक्स में दिखा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश डेबिट 73311 टू, एक बार का मैं डेफर्ड रेवेन्यू वर्ड यूज कर रहा हूं, एक बार का यही वर्ड रहने दीजिए। देखा जाए तो एक्चुअली ये प्रोविजन है, क्योंकि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर सामने वाला पैसे नहीं देता तो आपको पैसे अपने जेब से देना है, तो देखा जाए तो आपके लिए ऑब्लिगेशन है। तो कहे डेफर्ड रेवेन्यू लिखे ना, यही वर्ड लिख लेते ना अपन। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या वर्ड लिखा है, मैं एग्जैक्ट वही वर्ड आप लोगों को लिखवा देता हूँ, फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी। तो हम भी वही वाला वर्ड यूज करेंगे, फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी, फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी। यहां तक के समझ गए। तो ये अभी पीएल में नहीं गया है, ये अभी मेरे बुक्स में लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्टिंजेंट है, आपने पैसे लिए हैं इसके, तो काहे की कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल लायबिलिटी आपके बुक्स में दिखती रहेगी, एक्चुअल लायबिलिटी। समझ गए, बोलो यहां तक क्लियर है। अब हम आ गए इस पॉइंट पे जहां पे 1 साल कंप्लीट हो गया, बराबर। अभी पहला साल सामने वाले ने ऑनर कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया उसने, तो हमारा उतना रिस्क कम हो गया, उतना रिस्क कम हो गया। सच में कैश दिया सब्सिडियरी ने होल्डिंग को। अभी उर्वशी जी आप सब्सिडियरी होल्डिंग मत सोचिए ना, अभी तो आप यही सोचिए कि आपने मेरी गारंटी लेके रखी है, अभी तो अपनी बातें करते हैं, बाद में इसको होल्डिंग सब्सिडियरी से कंपेयर करवा देंगे, तब तक के वेट कीजिए, बस तब तक वेट कीजिए, एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर उसको होल्डिंग सब्सिडियरी के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड ईयर बचा है और थर्ड ईयर बचा है, और हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, हम इस पॉइंट पे खड़े हैं। तो हम जिस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं उस पॉइंट से 1 साल बाद और 2 साल बाद टोटल 2 साल का लोन आउटस्टैंडिंग है, समझ रहे हैं ना। 1 साल हो चुका है, पहला इंटरेस्ट सामने वाले ने ऑनर कर दिया, हमारा उतना रिस्क कम हो गया, उतने हम रिलैक्स हो गए, हाँ चल 1 साल का तो पे कर दिया सामने वाले ने, अब 2 साल का पेमेंट बचा है। सुमित सारडा ने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे कर दिया, आप फर्स्ट ईयर के थे तो रिलैक्स हो ही गए ना, अब 2 साल बचे, तो 2 साल की सेविंग हो रही है कितनी, वही 30,000 और वही 30,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताइए 11% के रेट से, इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताइए 11% से रेट से। अब ध्यान रखिए, अब डिस्काउंट कितना होगा, 1 साल और 2 साल, 1 साल और 2 साल, समझ रहे हैं, फर्स्ट वाला 1 साल, सेकेंड वाला 2 साल। सर कॉन्टिंजेंट तो होगा कुछ, अगर लोन नहीं दिया उसने, लोन नहीं दिया उसने, नहीं नहीं कॉन्टिंजेंट नहीं है, आप बुक्स में एक्चुअल लायबिलिटी दिखा रहे हैं स्क्वेरी जी,
एक्चुअल लाइबिलिटी दिखा रहे हैं अपन एफजीएल नाम से। चलो 51375, ठीक है 51375, शानदार। तो मेरी लाइबिलिटी, ये जो फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी दिख रही है 73311, इसको मैं 51375 पे लेके आ जाऊंगा। 51375 समझ में आ रहा है? कितने से रिड्यूस करूं इसको बताओ, और उतना मैं रेवेन्यू में डाल दूंगा। अगर ये हमारा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है तो रेवेन्यू, और अगर मेन सोर्स नहीं है तो अदर इनकम, एज द केस में बी। 21935 समझ गए? 21935 2135, हाँ कंसेप्ट समझ में आया कैसे कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है। अब देखो इंस्टीट्यूट ने एक चार्ट बना के दिया आपको। इंस्टीट्यूट ने बोला कि आपने लोन दिखाया है 73,320 का आपके बुक्स में फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है 8065 उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ, ठीक है ये पीएल में एक्सपेंस गया, और 30,000 रुपए आप रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब 30,000 की आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं द सेविंग्स इन इंटरेस्ट रेवेन्यू। अब आप देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको लिखवा दिया। अब आप ये टेबल देखेंगे तो आपको समझेगा नहीं ये क्या करके रखा है यार इंस्टीट्यूट ने। मैं जो लिखाऊंगा उससे एटलीस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है। सो बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। हाँ सर पहले साल में डिफॉल्ट हो गया। अरे रुको तो सही, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाने दो, उसके बाद आप सवाल पूछो। सर ये EIR क्या है? 11%। आपने 11% से डिस्काउंट किया था ना कासेरा जी, 11% है। आपकी बुक्स में लाइबिलिटी दिख रही है, लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, एसीएम अकाउंटिंग हो रही है ना, एसीएम अकाउंटिंग हो रही है, 3 साल का है, अमाउंट पता है, सब कुछ पता है, एसीएम अकाउंटिंग। तो EIR उसके ऊपर 11% इंटरेस्ट ले लिया, वो एक्सपेंस बुक कर दिया उन्होंने, और 30,000 सेविंग ऑफ फर्स्ट ईयर इज योर इनकम, उसी के तो 73311 में सामने वाला पैसा दिया आपको, समझ रहे हैं? तो 30,000 को रेवेन्यू में डाल दीजिए, वो 8765 जो भी वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, नेट आपकी रेवेन्यू। मैंने डायरेक्ट नेट लिखवा दिया। मैं लॉजिकल बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का आंसर मेरे को पूछा मत करो कि इंस्टीट्यूट ने क्या करके रखा है। सर इंस्टीट्यूट ने जो किया उसका लॉजिक ही है, बस और कुछ नहीं। डिफरेंस देख लो 21935 पीछे, ठीक है यहां तक समझ गए? यहां तक क्लियर है क्या? अभी कहानी पूरी नहीं हुई, कहानी बहुत बची है। तो इसके नेक्स्ट ईयर का तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करना है, जब आप सेकंड ईयर पे पहुंचेंगे तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है ये तो आप लोग समझ ही गए हो, है ना? तो एक बार फटाफट निकाल लो कि जैसे हम सेकंड ईयर में पहुंचे हम रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर मैं कहानी को कुछ आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। बताइए 24347, बहुत बढ़िया। ये 27 आया क्या नमन जी? विजय लक्ष्मी जी, नमन जी, आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो पता है? आपसे भी 1 साल डिस्काउंट कर दे रहे हो। डिस्काउंट करने के बाद माइनस भी करना है ना यार, माइनस कौन करेगा? अब इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये वो पॉइंट है जहां 30,000 की सेविंग है, आपने इसकी पीवी निकाल के दे दिया 27027, है ना? अरे पर मेरे बुक्स में फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी दिख रही है 51375, सो यू आर रिड्यूसिंग इट बाय 27027 दिखना चाहिए, ये 27027 दिखना चाहिए। कितने से रिड्यूस करेंगे? सब्ट्रैक्ट भी तो करो, है ना? चलो क्लियर है अभी सभी लोगों को? विजय लक्ष्मी जी आपको भी समझ गया? बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक तरह से ये लाइबिलिटी तो रिस्क वाली लाइबिलिटी है, सामने वाला डिफॉल्ट कर सकता है, सुमित साडा डिफॉल्ट कर सकता है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? देखो सुमित साडा डिफॉल्ट करेगा तो आपको ये लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा, आपकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, बट सुमित साडा डिफॉल्ट करेगा तो आपको ये लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करे कि नहीं करे? इम्पेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को?
हाँ, इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। तो ये चैप्टर बोलता है आप एक काम करो, आप इम्पेयरमेंट टेस्ट से बताओ प्रोविजन कितना होना चाहिए। आप इम्पेयरमेंट टेस्ट से बताओ आपके हिसाब से प्रोविजन कितना होना चाहिए, या फिर यहां पे हम जो अमाउंट दिखा रहे हैं 51375 या सेकेंड ईयर में 27027 है ना, जो भी अमाउंट दिख रहा है आपका फर्स्ट ईयर में 51375, नेक्स्ट ईयर में 27027, ये वाले अमाउंट्स जो भी दिख रहे हैं अपन इस साल रहते हैं 51375, और जो आपको प्रोविजन बनाना है वो विच एवर इज हायर पे हम ये लाइबिलिटी को दिखाएंगे, विच एवर इज हायर। ये तो हम दिखाने को तैयार ही थे। अगर प्रोविजन अब लगता है डिफॉल्ट के कारण नुकसान बड़ा है, ज्यादा है, तो इससे ज्यादा प्रोविजन बनाओ ना, सिर्फ इतना सा क्यों बना रहे हो 51375। और अगर इससे कम है प्रोविजन तो इग्नोर कर दो, इतना तो हम लोग वैसे भी लाइबिलिटी दिखा ही रहे हैं 51375 कि 51375 तो हमारी लाइबिलिटी है ही। ठीक है, समझ रहे हैं। दिस अकाउंटिंग वोंट बी डन इन सीएफएस। नहीं, अभी सीएफएस की बात नहीं हो रही। अभी विशाल जी आपने मेरी गारंटी ली है और सुमित सारडा ने लोन लेके रखा है, तो आपकी बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है अभी। ठीक है, होल्डिंग सबसे बाद में देखेंगे। हाँ देखो नमन जी, क्या हुआ, अगर लगता है कि सुमित सारडा डिफॉल्ट करेगा और आपके ऊपर लाइबिलिटी 1 लाख की आ जाएगी, 1 लाख की, तो 51375 की ही लाइबिलिटी दिख रही है ना आपके बुक्स में, तो इतने से काम कैसे चलेगा। 1 लाख दिखाओ, आप 1 लाख दिखाओ, लाइबिलिटी को 51375 से इंक्रीज करके 1 लाख कर दो, समझ गए। पर अगर सुमित सारडा के डिफॉल्ट से आपको लगता है वो इंपेयरमेंट टेस्ट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं, उससे अगर आपको लगता है नहीं यार डिफॉल्ट लाइबिलिटी 20,000 रुपए ही रहेगी, 20,000 रुपए ही, तो 51375 तो हम वैसे भी लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, हमारी बुक्स में वैसे भी 51375 लाइबिलिटी दिख रही है, तो 20,000 रुपए से हमको क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। यानी इस अमाउंट के ऊपर गया तो फिर लाइबिलिटी दिखती है। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज प्रोविजन और ये फाइनेंशियल गारंटी का अमाउंट विच एवर इज हायर उतने की लाइबिलिटी दिखाएंगे हम। अगर इंपेयरमेंट हुआ तो एंट्री कैसे होगा। अरे कासेरा जी सबर रखो, सबर, कंसेप्ट तो समझो, पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर अकाउंटिंग करेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। चलो फर्स्ट ईयर एंड हुआ, हमने बोला हाँ यार सुमित सारडा का डिफॉल्ट करने का चांस क्या है, 1% प्रोबेबिलिटी दैट ही मे डिफॉल्ट इन 12 month पीरियड। इफ ही डिफॉल्ट्स डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनी अमाउंट ऑफ द लोन, कुछ भी लोन रिकवर नहीं होगा, यानी कि 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। सुमित सारडा अगर डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट के चांसेस 1%, पर लॉस गिवन डिफॉल्ट पूरा 100% है, 10 लाख, तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1% प्रोबेबिलिटी कि सुमित सारडा डिफॉल्ट करेगा, कितना हो रहा है यार, 1 लाख, 10,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, ठीक है, बराबर बोल रहे हैं। ये बराबर है क्या। ये कौन आया यार अभी, गेस्ट एंट्री इतना लेट कौन ले रहा है। नहीं कोई भी नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अरे क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये समझा ना, 10,000 रुपए, ठीक है ना। तो देखो दिस वाज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो हमारे बुक्स में ये अमाउंट दिख रहा है, और 10,000 जो कि इंपेयरमेंट के हिसाब से दिखना चाहिए आपका प्रोविजन। विच एवर इज हायर पे हम लाइबिलिटी दिखाएंगे, विच एवर इज हायर पे लाइबिलिटी दिखाएंगे, तो 51375 कोई दिक्कत ही नहीं है यार अपने को, 51375 दिख रही है, तो आई कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, ठीक है। तो अब समझो 0 पॉइंट पे 73311 दिख रहा था, 73311 दिख रहा था फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फर्स्ट ईयर के एंड में ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखना चाहिए 51375 51375 और 10,000 विच एवर इज हायर, यानी 51375 दिखना चाहिए। तो 21,936 को हमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया इनकम, ठीक है, ये पीएल में इनकम चलेगी। क्लोजिंग बैलेंस 51375। अब सेकेंड ईयर एंड हो रहा है, अब पढ़ो, देर आर 3% प्रोबेबिलिटी दैट डिफॉल्ट विल अकर ऑन 12 month पीरियड, 3% प्रोबेबिलिटी है ना। अगर डिफॉल्ट हुआ तो कुछ भी रिकवरी नहीं होगी,
अब बताओ कितना होना चाहिए अमाउंट, कितना होना चाहिए अमाउंट? 30,000, समझ गए? अब यहां पे देखो, आपने क्लोजिंग निकाला था 27027, आपने इनकम निकाली थी 24,000, क्लोजिंग 27027 निकाला था आपने, ठीक है। इनकम जो दिखानी थी वो आपने 24,348 जो निकाली थी वो निकाली थी, और 30,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, तो मैं 30,000 दिखाऊंगा ना, यानी मैं 21375 की इनकम दिखा सकता हूं पीएल में, पीएल में इनकम दिख गई 21375। क्लियर है यहां तक? बताओ, क्वेश्चन को अल्टर करेंगे, पहले यहां तक है क्लियर है क्या बताओ? लास्ट ईयर में बचे हुए 30,000 इनकम दिख जाएंगे अगर सुमित सारडा ने डिफॉल्ट नहीं किया तो। अगर सुमित सारडा के डिफॉल्ट के चांसेस हम यहां पे 30% कर दें, 30%, तो क्या होगा? 30% सुमित सारडा डिफॉल्ट कर सकता है, 30% चांसेस है कि सुमित सारडा डिफॉल्ट कर सकता है। ₹3,00,000, तो यही अमाउंट 3,00,000 दिख जाएगा। अब बताओ यहां क्या करूं, पीएल में क्या जाएगा बताओ, पीएल में क्या जाएगा बताओ? बताओ बताओ पीएल में क्या जाएगा? अरे रिवर्सल तो ठीक है, आप अमाउंट बताओ, आप क्वांटिफाइड अमाउंट बताओ, मैं क्या करूं? 248,625, 248,625 पीएल में एक्सपेंस दिखेगा, समझ गए आप लोग? एक्सपेंस दिखेगा, पीएल डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी, पीएल डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी, समझ गए? तो फाइनली अब क्लोजिंग बैलेंस 3,00,000 हो गया। अब एडीजी आप बताइए, कासेरा जी आपने भी पूछा था, तो आप लोग बताइए, अब डिफॉल्ट कर दिया सुमित सारडा ने तो आप क्या करोगे? अब डिफॉल्ट कर दिया सुमित सारडा ने, बोल दिया नहीं देता पैसे, जाओ बैंक को बोल दिया, फिर बैंक आपके पास आई, अरे पैसे दो, आपने मेरे को फोन किया, अरे सुमित सर पैसे दो, मैंने बोला नहीं देता पैसे, जाओ, अब क्या करोगे बताओ? हाँ दिशा जी बताओ तो सही, लॉस तो ठीक, पर कितना, क्या लिखोगे आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, बताओ ना, मैं लिखूं क्या, मैं लिखूं क्या? बैंक के पास तो आपके जेब से 10,00,000 रुपए चले गए, 3,00,000 में तो बैंक मानेगी नहीं, आपने क्या प्रोविजन किया उससे बैंक को क्या लेना देना, आपका सेविंग ऑफ इंटरेस्ट से बैंक को क्या लेना देना, 10,00,000 रुपए आपके जेब से चले गए, अभी बताओ आप मैं क्या लिखूं यहां पे? लॉस फ्रॉम सब्सिडियरी, लॉस फ्रॉम फाइनेंशियल गारंटी, हाँ फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी को भी तो डेबिट करोगे ना, 3,00,000 रुपए दिख रहे हैं ना वहां पे पड़े हुए, ऊपर 3,00,000 रुपए दिख रहे थे ना पड़े हुए, बचा हुआ पीएल डेबिट होगा 7,00,000। बहुत बढ़िया केवल जी, वेरी गुड, बस शानदार, यही है जो है, यही पूरी कहानी है। 248 वाली अमाउंट कैसे आई थी, ये सब्ट्रैक्ट करके 51,375 लास्ट क्लोजिंग था, अभी 3,00,000 रुपए का क्लोजिंग दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस 248,625, ठीक है, ऐसे आई थी, ठीक है। तो मनोज जी आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर है? सर सीएफएस में इस एंट्री का ट्रीटमेंट कैसे होगा? अरे एडीजी क्रोनोलॉजी समझिए ना, पहला स्टेप फाइनेंशियल गारंटी समझिए, फिर उसके बाद में हम उसका वैल्यू निकाले, फिर हम अकाउंटिंग देखे, अब सीएफएस में जाएंगे ना। चलो लास्ट एंट्री स्नेहा जी देखो क्या हुआ, 3,00,000 रुपए का क्लोजिंग तो आ चुका था, 248,625 का आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के बेसिस पे फर्दर प्रोविजन बना दिया था, आपने इस पॉइंट पे एक एंट्री पास की थी PL2 फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी 248,625। अब सुमित सारडा नहीं दे रहा पैसे, तो आपको तो 10,00,000 रुपए देना पड़ेगा ना, सुमित सारडा ने अगर पैसे नहीं देता है तो आपको बैंक को 10,00,000 रुपए देना पड़ेगा,
आप मना नहीं कर सकते बैंक को। तो टू कैश, आपकी बुक्स में लाइबिलिटी दिख रही है 3 लाख, ये वाला अमाउंट मिला के, पहले के 51375, ये फर्दर इंक्रीज किया 3 लाख रुपए डेबिट, तो ये 3 लाख ये क्रेडिट, डिफरेंस पीएल में गया। ठीक है सर, ये एसीएम में होगा, बट अगर एफईटीओसी है, नहीं आदित्य जी, ऐसा नहीं होगा। एक तो लाइबिलिटी जो होती है वो एफईओसी अकाउंट नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल गारंटीज आर नॉट अकाउंटेड एज एफईटीपीएल, फाइनेंशियल गारंटीज आर अकाउंटेड एज एसीएम। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, अरे क्या करोगे, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने ट्राई कलर डायग्राम बनाई थी, इतनी सुंदर, मैंने एक इंसान भी बनाया। रुको इसको जरा स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लो, इतना सुंदर बनाया मैंने। सेकेंड ईयर में जो 243479 नहीं 21375 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी सेकेंड ईयर में देखो, फर्स्ट ईयर में तो ये वाली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में इन दोनों का डिफरेंस आया था 24347, तो 24347 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई ना, 21375 क्यों आएंगी, 24347 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी रूडवशी जी। ये आपका क्लोजिंग है, ये आपका ओपनिंग है, दोनों का डिफरेंस आपकी रेवेन्यू है। ठीक है, अच्छा ओरिजिनल क्वेश्चन में, ओ सॉरी अब समझा, हाँ 21375 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी, सही बोल रहे हो आप, 213, ओरिजिनल क्वेश्चन में 21375 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी, सही बोल रहे हो। हाँ नहीं मेरी गलती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में अलग बस ये है कि शुरुआत में हमको ये जो कैश है ना, ये मिली नहीं यार, क्योंकि अपनी ही सब्सिडियरी है, घर का आदमी कैश नहीं देता। आपके पापा का रिटर्न भरोगे तो कभी पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसकी जगह इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी हो जाएगा, बाकी पूरी कहानी सेम, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पहली लाइन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी हो गया, क्योंकि पैसे नहीं मिले, तो पैसे नहीं मिले तो अपनी ही सब्सिडियरी है यार, अपना ही इन्वेस्टमेंट है, ऐसा बोल के छोड़ देने का है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी बोल के छोड़ देने का है। और वैसे ही सब्सिडियरी अदर इक्विटी में डाल देगा, क्योंकि सब्सिडियरी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आया नहीं, तो सब्सिडियरी भी उसको अदर इक्विटी में डाल देगा। ये यहां दिया है, ये देखो, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, बाकी पूरा सेम, सिर्फ ये एक चीज पर पड़ती है जब होल्डिंग सब्सिडी की बात होती है। समझ गए, बोलो सर अगर दोस्त के लोन की गारंटी दी तो आदित्य जी सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपको इंडेस ही नहीं लगेगा अगर आप दोस्त की गारंटी देते हो। ठीक है, पीएल में डाल देना है अगर ये पैसे आपको मिले नहीं है तो, अगर ये पैसे मिले नहीं है तो पीएल में डाल देना है। अगर ये होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो पीएल में जाएगा। ये पैसा तो लेना चाहिए था। चलो बड़े, सर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी फाइनेंशियल एसेट है, फिर ये क्या क्लासिफाई होगा? कासिरा जी ये एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जिसके लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाया गया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। वो आपको बोलेगा कि आप इसको कॉस्ट पे रहने दें, कॉस्ट पे, इक्विटी को कॉस्ट पे रहने देगा। ठीक है, और पूछो, क्या पूछोगे? इट मीन्स एसीएम, ना एसीएम मत बोलो इसको, एसीएम में इंटरेस्ट इनकम तो एटलीस्ट हर साल दिखती है, ये तो कॉस्ट है, इसका इनिशियल भी कॉस्ट है, सब्सिक्वेंट भी कॉस्ट है, कुछ नहीं बदलने वाला, तो यू कैन नॉट इवन से एसीएम। ठीक है, चलो